गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन 2022 में हिंदी के अंदर जो 30 अंक का विषय आता है जिसे हम निबंध कहते हैं, उसके कुछ विषय मैंने तैयार किए हैं जो समसामयिक बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। और ये 30 अंक की जो योजना है उसको मैंने कार्यान्वित करने का प्रयास किया है और प्रयास किया है कि अभी आप जो 2022 के अंदर सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन की परीक्षा अटेम्प्ट करेंगे, उसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उनमें कौन से ऐसे विषय हैं, मुख्य विषय हैं जो आपके 30 अंक में आ सकते हैं। जब आप हिंदी की परीक्षा देते हैं खास तौर से, तो उसमें बच्चों को ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि उसमें विषय उनको क्लियर नहीं होते कि किन विषयों को वो तैयार करें। यदि इनको विषय समय से पहले प्रोवाइड करा दिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ जो 30 अंक का ये निर्धारित आपका विषय है, इसमें आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। तो मैंने करीबन 15 ऐसे विषय तैयार किए हैं निबंध के, जो आपके सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन 2022 की परीक्षाओं में, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, ये विषय आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है इनमें से कोई ना कोई विषय आपको जरूर देखने का मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये विषय कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, पहला विषय मैंने जो निबंध योजना 30 अंक के तहत तैयार किया है वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, जो भारत की नपी तुली विदेश नीति अभी देखने को मिली है, उस पर दुनिया की एक नज़र रही है। खास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसमें सारी दुनिया की नज़र भारत की विदेश नीति पर थी। भारत ने जो तटस्थ रह करके अपना एक नज़रिया पेश किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तो अपने आप में कहीं ना कहीं उसके हमें दूरगामी परिणाम उसके आ सकते हैं हमारे सामने। क्या ऐसे विश्व के ऐसे परिदृश्य में जहां एक देश में विस्थापन की समस्या चल रही है, 2 से 4 करोड़ लोग जहां से विस्थापित होकर के आसपास के देशों में शिफ्ट हो चुके हैं, क्या ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति को तटस्थ रहना या उसका मौन रहना, क्या उसके आगामी परिणामों की ओर संकेत करता है? तो इन विषयों को लेकर के मैं समझता हूं कि आपका जो जुडिशियल एग्जाम का पेपर आएगा उसमें ज़रूर आपको इसमें कोई ना कोई विषय मिल सकता है, भारत की विदेश नीति या भारत की नपी तुली विदेश नीति। तो ये मैंने टॉपिक तैयार किया है, तो आप इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ये विषय आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पहला अंक दिया है। पहले नंबर पर मैंने इसको डाला है, भारत की विदेश नीति। ये ऐसे तरीके से आ सकता है, भारत की नपी तुली विदेश नीति पर दुनिया की नज़र। दूसरा विषय जो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, मैंने इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वोमेन एम्पावरमेंट। तो ये विषय भी काफ़ी सशक्त है, क्योंकि आपने देखा कि अभी कुछ महीनों से जो है, कुछ सालों से ऐसा एक नया सिनेरियो तैयार हुआ है भारत के अंदर, जिसमें महिलाओं को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आगे देखा जा रहा है। महिलाएं जो है सशस्त्र सेना बल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और महिला रिजर्वेशन जो हमारी राज्य की विधानसभा और लोक संसद के दोनों सदनों में 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है। उन सारी चीज़ों पर एक बड़े पैमाने पर जो एक चर्चा है वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम को तेज करती है। तो मैं समझता हूँ इस विषय पर भी जो है महिला सशक्तिकरण पर भी निबंध जरूर पूछा जा सकता है। तीसरा विषय है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पुराना विषय है, लेकिन मैंने इसको क्यों लिया है, मैंने इसको कोरोना के संदर्भ में लिया है, क्योंकि कोरोना के संदर्भ में आपने देखा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और ये भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आई कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसका 1/4 भी भारत में नहीं हुआ। उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा ये स्वच्छता मिशन भी था, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का भारत के अंदर की मुहिम भी चल रही है। तो मैंने इस विषय को इसलिए लिया है कि इस विषय के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश किस प्रकार से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के मिशन को चला सकता है, उसको किस प्रकार से जो है बुलंदी के मुकाम तक पहुंचा सकता है, सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है, आंकड़ों की ऊंचाई तक इसको पहुंचा सकता है। तो मैं समझता हूँ स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत विषय पर भी आपसे जरूर निबंध पूछा जा सकता है। उसके बाद है पंचायती राज। पंचायती राज मैंने इसलिए लिया, पंचायती राज आपको पता है पुराना विषय है, लेकिन यदि हम हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में ही एग्ज़ाम है आपका जुडिशियल एग्ज़ाम, तो हरियाणा में पिछले करीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है कि पंचायती चुनाव पेंडिंग हैं। पंचायती चुनाव अभी हुए नहीं हैं, और अभी कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी याचिकाएं लगा दी गई हैं, कोर्ट के विचाराधीन मामला है। तो पिछले 1 सवा साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर बनाने वाला शायद पंचायती राज पर भी कुछ पूछ सकता है, पंचायती राज में किस तरह का कोई ऐसा इस टॉपिक को कवर कर सकता है किसी न किसी रूप में।
मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें क्या पूछ सकता है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के संसद में भी आजकल काफ़ी इस तरह की बातें चलती रही हैं पिछले दिनों में, और देश के अंदर भी एक भूमिका तैयार की जा रही है कि पंचायतों को किस प्रकार से अधिकार दिए जाएँ, किस प्रकार से पंचायतों को जो है लोक सेवा से जोड़ा जाए, जन सेवा से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको जो है एक प्रकार से उनको किस प्रकार से उनकी एक योजना बना करके जो है उनकी एक भूमिका सुनिश्चित की जाए। तो इसलिए पंचायती राज पर भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। इसमें कंटेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि पंचायती राज 1959 में, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह के कंटेंट्स आप इन बिंदुओं को उसमें कवर कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो मैंने 15 विषय तैयार किए हैं, इनमें से किस विषय पर आप मुझसे चर्चा चाहते हैं। तो मैं उस विषय के सारे कंटेंट तैयार करके आपसे डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजते हैं। यदि आप इन विषयों को खुद ही तैयार कर लेते हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप डालते हैं कि किसी एक विषय पर इनमें से कोई ऐसा विषय है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, तो उस विषय पर मैं आपसे चर्चा के लिए रूबरू हो जाऊंगा। अगला विषय देखिए, मीडिया की भूमिका। अगला मैंने टॉपिक कवर किया है मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, कई बार ये कहा जाता है ये मीडिया उसका, ये मीडिया उसका। तो इसलिए मीडिया की भूमिका कई मानों में जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो यूक्रेन रूस के युद्ध में काफ़ी अच्छी कवरेज दिखाई जा रही है। नहीं तो पहले सारी दुनिया जो है, आज आपके जितने भी करंट फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल, वो मीडिया की वजह से ही मैं समझता हूँ हम उनसे रूबरू हो पाते हैं। यूक्रेन में जो विस्थापन का दर्द है, हम इतनी दूर बैठे हुए उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ उसमें मीडिया की भूमिका है, चाहे वो आपका चुनावी पर्यवेक्षण है, चाहे वो आपकी राजनीति से संबंधित कोई बात है, चाहे वो आपके भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित कोई बात है, चाहे भारत की नदियों के बारे में चर्चा है, पर्यावरण संतुलन के बारे में चर्चा है, समय समय पर हमारा मीडिया उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। तो मैं समझता हूँ ये विषय भी कवर करने का है। छठा विषय मैंने बड़ा करंट विषय लिया है। आजकल आपने देखा था कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं, कुछ उसको किसी दूसरे तरीके से बताना चाहते हैं। और ये 25 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म जो है कई करोड़ कमा चुकी है। काफ़ी सारे एक अच्छे 100-150 करोड़ 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात है जिसमें ऐसा क्या लगता है कि इसमें संवेदना का प्रदर्शन किया गया है। तो मैंने इसमें 2 छोटे-छोटे विषय बनाए। हो सकता है इसमें वो पूछ सकता है, द कश्मीर फाइल्स, संवेदना का प्रदर्शन, क्या फिल्में समाज का आईना होती हैं। ये विषय पूछा जा सकता है। अगर ये विषय आ जाए, क्या फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो मैं समझता हूँ आप उस विषय में द कश्मीर फाइल्स को कवर करें। क्योंकि अगर आप कश्मीर फाइल्स को उसमें कवर करते हैं, अगर ये आ जाए, तो मैं समझता हूँ उसमें आपका बहुत अच्छा डेटा इकट्ठा हो सकता है, बहुत अच्छे आप व्यूज़ उसमें दे सकते हैं। कश्मीर फाइल्स को लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि हम कश्मीरी पंडितों के बारे में वो संवेदना जान नहीं पाए थे कि 1990 के दशक में उनके साथ क्या अन्याय हुआ था, किस तरह से उनको विस्थापित होकर के देश के अलग अलग जगहों पर जा करके अपनी नई शुरुआत करनी पड़ी थी। तो बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय हैं जो मैं समझता हूँ उस फिल्म के माध्यम से कवर किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कश्मीर फाइल्स का लेकर के। इसका विरोध भी हुआ है, इसके समर्थन में भी लोग आए हैं, इसकी संवेदना को लोगों ने समझा है। सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है, जगह जगह लोग इसको देखना चाहते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इसको निबंध के थ्रू भी एग्जामिनर आपसे कवर कर सकता है, क्योंकि करंट इशूज़ में इस समय ये विषय भी काफ़ी हाईली चल रहा है, काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहा है, तो ये कवर किया जा सकता है। अगला विषय है आफत बन रही ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा सीखने का जोखिम। इसमें आपसे कोई भी एक विषय पूछा जा सकता है, या तो आप उसको ऐसे पूछ सकता है आफत बन रही ऑनलाइन परीक्षा, या ऐसे पूछ सकता है ऑनलाइन परीक्षा सीखने का जोखिम। जैसे आपने देखा है कोरोना काल के अंदर, खासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में सारे देश में करीबन 2 वर्ष तक ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं। स्कूल और कॉलेजेस भी काफ़ी दिनों तक ऑनलाइन परीक्षा के मोड में रहा है, ऑनलाइन मोड में ही स्टडी होती रही है। तो उसके भारत जैसे देश में उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, मैं समझता हूँ वो अपने आप में आप इस विषय में उसको कवर कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में हमारे बच्चे काफ़ी स्लगिश हो गए हैं, उनका राइटिंग बिगड़ गया है, उनको लिखने की आदत उनकी छूट गई है। पहले जिस तरह से वो वाक्य विन्यास बना करके, सेंटेंस फॉर्मेशन करके अपनी बातें कवर करते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ऑनलाइन परीक्षा ने कहीं ना कहीं हमें कई साल पीछे कर दिया है। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें, विदेशों में तो ऑनलाइन परीक्षा होती है, विदेशों में तो ऑनलाइन आपकी क्लासेस होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में अपने आप में एक नया प्रयोग था जो हमने कोरोना काल के दौरान, जिसे हमें भुगतना पड़ा कोरोना काल के दौरान, जिसे हमने देखा।
जिसका स्टूडेंट्स ने विरोध भी किया, कुछ लोग पक्ष में भी आए, और इसमें जो है एक सही मूल्यांकन नहीं हो पाया कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ तक पहुँचने का अधिकारी था, उसकी स्कोरिंग में क्या दिक्कतें थी। ये सारी की सारी बातें मैं समझता हूँ ऑनलाइन परीक्षा के अंदर आप कवर कर सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट क्या रहे, उसके फायदे क्या रहे, भारतीय संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन परीक्षा कहाँ तक जो है सही युक्ति संगत है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज्वलंत विषय रहा है, और 2 साल तक आप देख सकते हैं सारे देश की एजुकेशन व्यवस्था जो है ऑनलाइन मोड में रही थी। अगला विषय मैंने इसमें कवर किया, एक देश एक कानून। इस पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी बहस चल रही है, संसद में भी विषय उठाया गया है, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी विषय उठाया गया है, सारे देश में भी इसमें चर्चा चल रही है कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो सारे देश में एक कानून क्यों नहीं चलता, क्यों हम जो है उसमें शरिया कानून की बात करते हैं या हिंदू कोड बिल की बात करते हैं। जब देश में एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संविधान के अंदर जो चीज़ें स्वीकारोक्ति हैं, जिनकी संविधान में जो चीज़ें स्वीकार की गई हैं, उन्हीं के हिसाब से देश का कानून चलना चाहिए। जो संविधान के दायरे में नहीं आती उनके हिसाब से कानून, उनके हिसाब से देश क्यों चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज देश में एक देश एक कानून की आवश्यकता है। ये काफ़ी ज्वलंत विषय है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होता रहता है, इंटेलेक्चुअल क्लास समय समय पर जो है इसके बारे में बताती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि निबंध का एक बहुत अच्छा विषय है, एक देश एक कानून, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला विषय भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी। तो भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, यदि हम हिंदी की जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, तब से लेकर के आज तक हिंदी की जो स्थिति रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी किस स्थिति तक पहुंची है, किस मुकाम तक पहुंची है, ये आप इन विषयों को, इन बिंदुओं को इस निबंध के माध्यम से कवर कर सकते हैं। हिंदी आपको पता है विश्व के 100 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यूएन के अंदर भी आपको पता है कि हिंदी भाषा में कई हमारे देश के जाने माने लोगों ने, चाहे वो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, सब ने हिंदी भाषा में भाषण दे करके, हिंदी में भाषण दे करके जो है कहीं ना कहीं हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको कवर कर सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें हिंदी में ही ऐसी क्या खास बात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। तो ये सारे बिंदु आप इसमें कवर करके भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी विषय को कवर कर सकते हैं। अगला विषय है पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन में मैंने 2-3 छोटे छोटे विषय लिए हैं जिनको आपको कवर करना है। हो सकता है आपको टॉपिक दे दे पर्यावरण संतुलन, हो सकता है आपको दे दे जल ही जीवन है, हो सकता है आपको चिपको आंदोलन की आवश्यकता दे दे। ये सभी के सभी पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हैं, तो इन बिंदुओं को आप कवर कर सकते हैं। अगर पर्यावरण संतुलन आ जाए तो आप उसमें जल ही जीवन को भी जोड़ सकते हैं। यदि जल ही जीवन आ जाए तो आप उसमें चिपको आंदोलन की भी बात कर सकते हैं, पर्यावरण संतुलन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आज ये पूरी दुनिया के लिए एक ज्वलंत विषय है। आज आप देखिए अभी अप्रैल शुरू हुआ है और हमारे यहाँ अभी 41 टेम्परेचर हो गया है। ये टेम्परेचर आपका मई जून में आता था, जो मई जून के अंदर टेम्परेचर आता था वो आज हमारा अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक में आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण असंतुलन, कहीं ना कहीं हमारा जो इकोलॉजी बिगड़ गई है उसका कहीं ना कहीं परिणाम है। तो इसलिए मैंने पर्यावरण संतुलन, जल ही जीवन है, चिपको आंदोलन, वृक्षों की उपयोगिता, इस तरह का कोई भी विषय आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये विषय भी जो है वर्तमान समय में भारत का एक ज्वलंत विषय है, खासतौर से जिन देशों की आबादी ज़्यादा है। अगला देखिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत भी आपको पता है सरकार के द्वारा भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, एमएसएमई की बात चल रही है, छोटे छोटे उद्योग लगा करके हमारे युवाओं को देश में आगे लाने की बात चल रही है, ताकि भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके, उसका जो है दूसरे देशों पर वो निर्भर ना रह सके। तो ये सारे के सारे विषय आप आत्मनिर्भर भारत के अंदर कवर कर सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय आपका परीक्षा में जरूर आ सकता है। अगला विषय है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरटीआई का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है
भारत में सूचनाओं को जानने के लिए, तो सूचनाओं के अधिकार को लेकर के आप इस विषय पर, तो आप नेट पे आपको बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। आप इस विषय को जो है गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंध दे रखे हैं, तो आप इस विषय को वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी पतली पतली किताबें भी आती हैं, आप उनसे भी जो है सूचना के अधिकार के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, कौन से हमारे अधिकार हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बातें आप इसमें कवर कर सकते हैं। उसके बाद है भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ। आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के लोग रहते हैं। तो जहाँ बहुत सारे संप्रदाय, विचारधाराएं, बहुत सारी आपकी अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सभ्यताओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो है कुरीतियाँ भी रहती हैं। तो उन सामाजिक कुरीतियों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, ये सारा के सारा आप उसमें कवर कर सकते हैं। उसमें कोई धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमने उन कुरीतियों को कवर करना है। उसमें कोई हिंदू धर्म की भी कुरीति हो सकती है, उसमें कोई इस्लाम की भी कुरीति हो सकती है, उसमें किसी अन्य धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी कोई कुरीति हो सकती है, उसमें कोई संप्रदाय विशेष की भी कोई कुरीति हो सकती है। इन सारी चीज़ों को आप जो है कवर करके इस निबंध को तैयार कर सकते हैं, भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ। उसके बाद अगला टॉपिक है अमृत महोत्सव भाषा व संस्कृति के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है इस समय हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें भाषा और संस्कृति के संदर्भ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भाषा आपको पता है संस्कृति को प्रभावित करती है, संस्कृति की पहचान उसकी भाषा ही होती है। लोग अपनी अपनी संस्कृति को जो है भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रखते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो है आप इस विषय को कवर कर सकते हैं कि भाषा और संस्कृति का क्या तालमेल है, भाषा किस तरह से संस्कृति को प्रभावित करती है, संस्कृति को कौन कम्युनिकेट करता है, संस्कृति अपने आप को किस प्रकार से अभिव्यक्त करती है भाषा के माध्यम से। इन बिंदुओं को कवर करते हुए आप जो है इस विषय को तैयार कर सकते हैं। अगला है परीक्षा में नकल की बुराई। वर्तमान समय में ये अपने आप में एक बड़ी भारी समस्या देश में देखने को मिल रही है, खासतौर से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कई ऐसे राज्य हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ जब भी नकल की बात आती है, जब भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं की बात आती है या और परीक्षाओं की बात आती है, तो कहीं ना कहीं नकल 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 इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो मैंने इस टॉपिक को भी ले लिया, परीक्षा में नकल की बुराई। सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, शिक्षा बोर्ड अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये बुराई रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद परीक्षा बनाने वाला जो परीक्षक है, जांचने वाला है, या जो पेपर सेटर है, हो सकता है वो इस विषय को कवर कर ले, क्योंकि ये अपने आप में एक समस्या है। ठीक है। उसके बाद युद्ध और अर्थव्यवस्थाएं, ये मेरा अंतिम टॉपिक है, युद्ध और अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के। जैसे मैंने इसको यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में इसको बताने का प्रयास किया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो है आपने देखा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यूरोप के देश जो है इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे तो महंगाई कितनी बढ़ गई है। पिछले 10 दिनों के अंदर करीबन पेट्रोल डीजल के रेटों में काफ़ी इजाफा हुआ है, 7-8 रुपये तक पेट्रोल बढ़ गया है। आपकी जो घरेलू गैस है उसमें 50 से 100 रुपये तक की वृद्धि हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं युद्ध भी एक कारण है। तो युद्ध जो होता है वो होता 2 देशों के बीच में है, लेकिन वो प्रभावित करता है सारी दुनिया को। तो इसलिए मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया कि हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर युद्ध और अर्थव्यवस्था और युद्ध का संबंध, इससे संबंधित कोई ऐसी चीज़ बना करके आपसे पूछ सकता है जो आपके करंट इश्यूज हैं, क्योंकि ये 30 अंक का महत्वपूर्ण विषय है। तो मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि आपके जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन 2022, उसमें इन विषयों में से कोई ना कोई विषय आपको देखने को मिल सकता है। इन विषयों को आप अपने स्तर पे, फौरी स्तर पे जो है इनको आप तैयार करें, इनका कंटेंट तैयार करें, इनके मुख्य बिंदु तैयार करें, इनमें कौन सी चीज़ें कम्युनिकेट की जा सकती है उनको बिंदुओं के रूप में लिख करके तैयार करें। तो मैं समझता हूँ इन 16 विषयों में से कोई ना कोई विषय आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके इनमें से कोई भी ऐसा जो विषय है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कंटेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं, या आपको लगता है कि सर के साथ इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि कौन से निबंध पे आप चर्चा चाहते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा। इन विषयों को आप तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट।